आज हम ब्लड प्रेशर को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इस ब्लड प्रेशर को हम स्फेग्मोमैनोमीटर नाम के एपरेटस से मेजर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर को। इसका पहला टाइप है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो वो फोर्स के साथ ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है। तो इस दौरान ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। तो यहाँ पर Hg क्या है, मरकरी के लेवल से हम उसको मेजर करते हैं। फिर दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और उस दौरान ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 80 mmHg। तो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होगा। तो हम देखते हैं कि ओल्ड एज में जो आर्टियोल्स है उनकी वॉल कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण ठीक हो जाती है। तो ऐसा होने से जो आर्टरीज है उसके अंदर का स्पेस कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम हाई बीपी या फिर हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं। इस हाइपर टेंशन के कारण कई बार जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। अब हम ब्लड वेसल्स को पढ़ते हैं। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहले का नाम है आर्टरी, दूसरे का नाम है वेन और तीसरे का नाम है कैपिलरीज। तो पहले हम बात करते हैं आर्टरी की। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने का काम करती है उसे हम आर्टरी कहते हैं। क्योंकि इस आर्टरी में ब्लड को वेंट्रिकल पंप करता है, इसलिए यहाँ पर ब्लड का फ्लो प्रेशर और जर्क के साथ होता है। इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल है वो वेन्स के कंपैरिजन में ज्यादा थिक और ज्यादा मस्कुलर होती है। फिर हम ये देखते हैं कि आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वेन को। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में वापस लाने का काम करती है उसे हम वेन्स कहते हैं। तो यहां पर जो ब्लड है वो लेस प्रेशर के साथ फ्लो होता है, इसलिए आर्टरीज की वॉल वेन्स की जो वॉल है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में लेस थिक होगी, लेस मस्कुलर होगी। और यहाँ पर ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए जो वेन्स है उनके कैविटी के अंदर या ल्यूमेन के अंदर वाल्व्स पाई जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो वेन्स है ये हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स। फिर हम देखते हैं कैपिलरीज को। तो जब आर्टरी ब्लड को लेकर के बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचती है तो पहले ये डिवाइड होकर के आर्टियोल्स को बनाएगी और आर्टियोल्स फर्दर डिवाइड होकर के स्मॉलेस्ट या फाइनेस्ट ब्रांचेस को बनाता है जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज की वॉल सिंगल सेल थिक होगी और ऐसा होने के कारण ये थिन और परमिएबल होती है। यही रीजन है कि कैपिलरीज में फ्लो है ब्लड और सेल्स के बीच मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जैसे ऑक्सीजन
और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज होकर के सेल्स में आ जाएंगे। CO2 और वेस्टेज डिफ्यूज होकर के कैपिलरीज के ब्लड में आ जाएगा। फिर ये कैपिलरीज रीज्वाइन होकर के वेन्स को बनाती है और वेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो वापस हार्ट में रिटर्न होता है। अब हम ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब कभी इंजरी होती है और ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएगा तो ब्लड बाहर आने लगता है। तो जब ये ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तो विद इन ए मिनट ये फ्लूइड से जेल स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्लॉट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इस ब्लड क्लॉटिंग में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करती है। तो कैसे हेल्प करती है उसको देखते हैं। तो जब ये ब्लड प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आएगी तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है और इनसे कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले सॉल्युबल प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन के थ्रेड में बदल देते हैं। ये फाइब्रिन का थ्रेड जहां पर कट या इंजरी हुई रहती है वहां पर आपस में गुथ करके एक नेटवर्क को बनाएगा। उस नेटवर्क के बीच बीच के स्पेस में जो ब्लड सेल्स हैं वो ट्रैप हो जाएगी, जिसके कारण क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। ये क्लॉट जहां पर इंजरी हुई रहती है उस एरिया को प्लग कर देगा, बंद कर देगा, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि कई बार चोट के बड़ा होने पर हमको डॉक्टर के पास जाकर के स्टिचिंग कराने की जरूरत पड़ती है।